नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तिहाड़ जेल के हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड में कुख्यात गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसके आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया की बर्बर तरीके से सुआ और अन्य नुकीली चीजों से हत्या करने वाले कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी गिरोह के चारों खतरनाक शूटर दीपक दबास उर्फ तीतर, रियाज खान, राजेश भवाना और योगेश टुंडा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा कारणों से चारों को तिहाड़ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इनकी 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जबकि कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दे दी है। स्पेशल सेल फोरेंसिक टीम के साथ कई बार तिहाड़ जेल जाकर जांच कर चुकी है। वहां से हत्या में इस्तेमाल सुआ और अन्य नुकीली चीजें जब्त की गई हैं। खून के नमूने और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। सेल का कहना है कि योगेश टुंडा और दीपक तीतर गोगी के बहुत पुराने और सक्रिय सदस्य हैं। दोनों गोगी के भक्त हैं। रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या कर देने के बाद दोनों टिल्लू से बदला लेने के लिए प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो इसमें अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही थी और इसको लेकर अब जो स्पेशल सेल है उसने गिरफ्तार किया है सभी को, चारों जो आरोपी है उनको, और साथ ही साथ उनके कब्जे से कई तरह की सामग्री भी बरामद की गई। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से दिल्ली की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरी की जिस तरीके से हत्या की गई और यहाँ तक कि जो स्पेशल सेल माना जाता है वो भी कहीं ना कहीं अब इसके अंदर जांच करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से टिल्लू के ताजपुरी की जो हत्या की गई है उसके अंदर जो नोकीले सुओं का इस्तेमाल किया गया था उसकी हत्या करने के लिए, और जो 4 आरोपी थे वो कहीं ना कहीं कैसे टिल्लू ताजपुरी की जो लॉकअप था उसके ऊपर वाले ही माले पर थे और वो कूद कर नीचे आए। इस तरह की घटना जो था वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और उसके बाद में कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के ऊपर ही सवाल खड़े होते हुए नजर आए। और डीजी की बात करें, जो तिहाड़ जेल के इंचार्ज है, उनके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं दिल्ली से स्पेशल सेल की तरफ से पूछताछ की जा सकती है। मगर यहाँ पर चारों आरोपियों को बात करें तो चारों आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया, जहां से स्पेशल सेल के द्वारा 7 दिन का रिमांड मांगा गया था। मगर वो 7 दिन का रिमांड कोर्ट की तरफ से यानी पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया, सिर्फ 4 दिन का ही रिमांड दिया गया है। मगर अब तिहाड़ जेल के बाद जो घटना घटी थी उसको लेकर अब स्पेशल सेल जो है वो लगातार कदम उठाता नजर आ रहा है। और जहां तक टिल्लू ताजपुरी की जो हत्या की गई है और जो चारों आरोपी है, अब उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। और चारों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर पेश किया गया था। मगर अब उनकी कस्टडी जो है वो स्पेशल सेल के हाथ में है और स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल से उनको अपनी कस्टडी में रख लिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डीजी की संजय बेनीवाल की, तो उनके ऊपर भी आप कहीं ना कहीं स्पेशल सेल जो है वो पूछताछ करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहीं ना कहीं संजय बेनीवाल का नाम भी शामिल होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी कस्टडी जो थी संजय बेनीवाल के हाथ में थी और उसके अंदर ही इस तरीके की घटना घटती है, तो सोचिए कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के ऊपर या फिर दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता नजर आता है। और गृह मंत्रालय की तरफ से अब संजय बेनीवाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए स्पेशल सेल को अधिकार दे दिए गए हैं। मगर अब देखना होगा स्पेशल सेल के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं संजय बेनीवाल से किस तरीके से पूछताछ की जाती है। और चारों जो आरोपी हैं जिन्होंने टिल्लू ताजपुरी की हत्या की थी उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी, वाकई में ही कारण क्या था। मगर यहाँ पर अब चारों आरोपियों की भी कहीं ना कहीं हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि टिल्लू ताजपुरी के जो गैंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब इन चारों की भी हत्या कर सकती है। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। और लगातार उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो टिल्लू ताजपुरी के गैंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब इन चारों की भी कहीं ना कहीं हत्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जी, कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया है, क्योंकि जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद रिमांड मांगी गई। हालांकि 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। ऐसे में किस तरीके के सवालों का सामना इनको करना पड़ेगा? क्या स्पेशल सेल ने फहरिस्त तैयार कर ली है?
देखिए, यहाँ पर बात करें स्पेशल सेल के द्वारा दिल्ली के कहते हैं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन चारों को पेश किया गया था, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं स्पेशल सेल को पता था कि इनके ऊपर चारों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला किया जा सकता है, तो इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट गाड़ी के अंदर इनको तिहाड़ जेल से स्पेशल सेल जो है वो अपनी कस्टडी में लेके आया। उसके बाद में पटियाला हाउस कोर्ट में कल पेश भी किया गया, 7 दिन का रिमांड मांगा गया, मगर 4 दिन का ही इनको रिमांड मिला है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी की संजय बेनीवाल की, तो अब स्पेशल सेल जो है उनसे भी पूछताछ करेगा, और यहाँ तक कि चारों आरोपी जो है उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि उनको किसने मदद की थी। और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जो सबसे बड़ी जेल मानी जाती है, उसके अंदर इस तरीके की घटना घटती है और उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो जाता है। सोचिए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के ऊपर बड़े सवाल जरूर खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। मगर गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल को लेकर सख्ती बरतने की बात की जा रही है, क्योंकि पहले भी संजय बेनीवाल से पहले भी कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के अंदर लापरवाही देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से पहले डीजी को हटाकर संजय बेनीवाल को लगाया गया था। मगर अब जिस तरीके से पूरी घटना जो है संजय बेनीवाल की कस्टडी के अंदर घटी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा डीजी के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा चारों आरोपियों से किस तरीके से जो रिमांड लिया गया है उसके अंदर क्या जानकारी मिल पाती है। यह पूरी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की बाद में ही पता लग पाएगा। मगर अभी 4 दिन का जो रिमांड है, 4 दिन के रिमांड के अंदर ही स्पेशल सेल को पूरे सबूत जुटाकर कहीं ना कहीं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेश करने होंगे, और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा चारों कैदियों को किस तरीके की सजा मिल पाती है। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से इन सभी लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की, तिहाड़ जेल के अंदर जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहां पर इस तरीके की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में अब स्पेशल सेल किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेगी और इन पर किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हाई प्रोफाइल जो तिहाड़ जेल है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मानी जाती है, मगर कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से उसके अंदर घटनाएं देखने को मिल रही थी। यहाँ तक कि मोबाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, कैसे कैसे हथियार भी पहुंच रहे थे, और लगातार कहीं ना कहीं गैंगवार भी वहां से चल रहा था। मगर जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरी की हत्या की गई है वो तिहाड़ जेल के अंदर ही, तो सोचिए सवाल जो है वो कहीं ना कहीं डीजी के और अधिकारियों के ऊपर जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से 9 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और संजय बेनीवाल की बात करें तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरी को जिस लॉकअप के अंदर रखा गया था, ठीक उसके ऊपर के माले पर ही इन चारों को भी रखा गया था। यानी कि संजय बेनीवाल जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो संजय बेनीवाल से किस तरीके से सवाल जवाब करती है। दूसरा, यहाँ पर जो चारों आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उन चारों को भी कहीं ना कहीं कैसे बुलेट प्रूफ कैसे कैबिन के अंदर रखा गया, लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो टिल्लू ताजपुरी के गैंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब इन चारों की भी हत्या कर सकते हैं। और जो रंजिश बताई जा रही है कैसे गोगी गैंग की और टिल्लू ताजपुरी की, तो उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर पूरी घटना जो कहते हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर भी जरूर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब कदम उठाने की बात की जा रही है, मगर देखना होगा इन चारों से क्या सबूत जुटा पाती है स्पेशल सेल। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसी आखिरी दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे तरीके से ताकत झोंक दी है कि किस तरीके से निकाय चुनावों के लिए आखिरी दिन प्रचार किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और बांदा और चित्रकूट में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दिन में 11:40 पर कमर्शियल मैदान किदवई नगर कानपुर और दोपहर 1:15 पर GIC ग्राउंड बांदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर रामायण मेला परिसर चित्रकूट में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार को मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं संगठनात्मक बैठकों, रोड शो में शामिल होने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को भदोही और अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर और फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि आज का शेड्यूल पूरा टाइट है और निकाय चुनावों के आखिरी दिन किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और बांदा, इसी के साथ चित्रकूट में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर, बांदा और चित्रकूट में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दिन में 11:40 पर कमर्शियल मैदान किदवई नगर कानपुर और दोपहर 1:15 पर जीआईसी ग्राउंड बांदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर रामायण तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर, बांदा और चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनावों के दूसरे चरण के लिए आज अंतिम दिन है प्रचार का और आज से शाम को प्रचार थम जाएगा। उसके बाद कल डोर टू डोर कैंपेन होगा और उसके बाद 10 तारीख को, माफ कीजिएगा 11 तारीख को वोटिंग होनी है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनावों के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में प्रदेश में कई बड़े दौरे हैं जो किए जाने हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा, कानपुर और चित्रकूट के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आज के दिन प्रचार में पूरी ताकत झोंकने वाली है बीजेपी। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आज प्रचार का आखिरी दिन है, दूसरे चरण के जो चुनाव होने के उसके लिए प्रचार का आखिरी दिन है, आज शाम को प्रचार थम जाएगा और इस आखिरी दिन में किस तरीके से पूरी ताकत झोंकी जाए वो बीजेपी अब तैयार कर चुकी है। प्रदेश में कई बड़े दौरे आज के रहने वाले हैं सीएम के। देखिए, 3 जिलों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान का आखिरी चुनाव प्रचार का जो प्रसार का समय है वो आज है। लगभग 6 बजे का समय है जब प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा और मुख्यमंत्री 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर से लगभग 10:25 पर रवाना होंगे और सीधे कहीं ना कहीं कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर में लगभग 11:40 पे वो पहुंचेंगे कमर्शियल मैदान, जहां पर वो किदवई नगर जो स्थित मैदान है वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। तो उसके बाद वहां से रवाना हो जाएंगे और लगभग 1:15 पे जीआईसी ग्राउंड बांदा में पहुंचेंगे, जहां बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद वो चित्रकूट के लिए रवाना होंगे, जहां पर चित्रकूट परिसर चित्रकूट है वहां पर कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके बाद निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित करते हुए वो सीधे लगभग 5:30 बजे के आसपास वो हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे। और कहा जा सकता है कि आज बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रोड शो करने का काम करेंगे। और ये कहा सकते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से चुनाव को, नगर निकाय चुनाव को लड़ रही है, उसमें तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और जनसभा के साथ साथ रोड शो भी करने का काम करेंगे। और ये कहा जाता है कि इसके बाद वो जनता से सीधा संपर्क, कह सकते हैं कि जनसंपर्क जो है उसके माध्यम से जनता से संपर्क करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं आज जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ चुनाव प्रसार करने का काम करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टी आमने सामने हैं। निकाय चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और ये कहा जा सकता है कि पूरी ताकत से जहां बीजेपी पूरा चुनाव लड़ने में भी मैदान में दिखाई दे रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे कर्नाटक का चुनाव, विधानसभा चुनाव हो और चाहे
उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ जनसभा को संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और पूरी तरह से हर जनसभा को जो प्रत्याशी है उनको समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे, चाहे वो पार्टी प्रत्याशी हो चाहे वो मेयर प्रत्याशी, सभी के समर्थन में वोट मांगने की अपील जनता से करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे, रोड शो करने का काम करेंगे, तो वही अखिलेश यादव का भी रोड शो है। लगभग 2 बजे के आसपास ही कानपुर में ही रोड शो करने का काम करेंगे और लगभग कई जगहों से गुजरेगा रोड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो करने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री कानपुर में केडीए से लालबाग, हरजिंदर नगर, नरौना चौराहा, फूलबाग, फिराना, नयागंज, कैनाल रोड, घंटाघर, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो का पूरा प्लान है। और कहा जाता है कि रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव समाज दोनों ही पार्टी कह सकते हैं कि आमने सामने है, विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी दोनों ही आज चुनावी ताकत में लगाने का काम करेंगे। और जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, या कह सकते हैं बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा बात की जाए जनसभा को संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्योंकि अखिलेश यादव बीच में आए हैं और ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी लगातार पहले दिन से प्रचार प्रसार नगर निकाय चुनाव में कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है, समीकरण किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं जितेंद्र? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नगर बीजेपी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से अब निकाय चुनावों में भी जीत हासिल कर ली जाए ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से टक्कर दे रही है। हालांकि कई जगह पर कांग्रेस का भी वर्चस्व अभी भी कायम है, ये कहा जा सकता है। देखिए, वर्चस्व कायम इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस भी कुछ सीट निकाल सकती है। और ये कहा जाता है कि जहां आमने सामने दोनों पार्टी, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि शहर की सरकार में उनका मेयर बैठे, उनके ज्यादा से ज्यादा पार्षद बैठे, तो पूरी जो कोशिश की है। लेकिन पहले चरण के मतदान में ये चीज देखने को मिली कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग कॉलोनी वीवीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, जो लोग शहरी क्षेत्र में हैं, वो वोट डालने पहले चरण में बहुत कम आए और सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत शहरी क्षेत्र में इस बार गिरा। और क्योंकि अभी तक जो नगर निकाय चुनाव में होता था शहरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक मतदान, लेकिन 36% कुल पहले चरण में मतदान हुआ, शहरी क्षेत्र में लोग कम निकले। लेकिन वही नगर पंचायत हो, जिला अध्यक्षों का पद के बात की जाए, नगर पालिका को हो, वहां पर मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा, लगभग 50 से ऊपर भी मतदान प्रतिशत रहा और लोगों ने, गांव के लोगों ने खुलकर कहीं कहीं मतदान करने का काम किया। तो वहीं जो शहरी में बात की जाए तो मतदान बहुत ही कम रहा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि किसकी सरकार शहर में, किसका कह सकते हैं मेयर सीट नगर निगम में बैठेगा, कौन सी सीट पे, क्योंकि 17 मेयर की सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं सभी जाते हैं, दोनों ही पार्टी चाहती है, कह सकते हैं कि तीनों ही पार्टी चाहती है कि हमारा जो मेयर हो वो सबसे ज्यादा हो। तो पुरजोर कोशिश की जा रही है। लखनऊ में भी खूब प्रचार प्रसार हुआ और अब जो दूसरे चरण में मतदान होना जिन शहरों में, वहां भी खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और आमने सामने की चीजें मिली है। कल अलीगढ़ में देखने को मिला, अखिलेश यादव की जनसभा में बुलडोजर लेके कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को भी घेरते मंच से नजर आते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, उन सब को मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार मंच से ललकारते नजर आते हैं, तो वही चुनौतियां भी देते नजर आते हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे और वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम दोपहर 1:10 पर रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 1:35 पर राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला पहुंचेंगे। वे ग्राम सिंघोला के मिनी स्टेडियम में आयोजित मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ग्राम सिंघोला में 3:05 पर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 3:30 पर बेमेतरा जिले के भिंभौरी तहसील अंतर्गत ग्राम हसदा पहुंचेंगे। वे हसदा के हाई स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के तत्वाधान में आयोजित प्रदेश स्तरीय संत गाडगे जी जयंती और विशाल सामाजिक महाधिवेशन 2023 में भाग लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, किस तरीके के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके? देखिए मुस्कान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के सिंघोला पहुंचेंगे, जहां मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। वही प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू, समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू और विधायक तमाम जो विधायक वो पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए एसडीएम अरुण वर्मा और सीएसपी अमित पटेल ने कार्यक्रम का कल जायजा भी लिया और तैयारी को लेकर साहू समाज संघ के अध्यक्ष भागवत साहू ने इस अवसर पर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आयोजन स्थल को मिनी स्टेडियम सिंघोला में होगा। यहाँ सुबह 7 बजे से मां भानेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही साथ मां भानेश्वरी देवी की झांकी भी भ्रमण करेगी। सुबह सामूहिक आरती भी किया जाएगा। वहीं बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूसरे कार्यक्रम का, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के तत्वाधान में संत गाडगे महाराज की 147वीं प्रदेश स्तरीय जयंती विशाल महाधिवेशन का आयोजन बेमेतरा जिला के ग्राम हसदा में किया जा रहा है, जो हाई स्कूल मैदान में सुबह आज रखा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह भव्य महाधिवेशन का कार्यक्रम है और इसकी अध्यक्षता समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज निर्मलकर के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उद्बोधन एवं उनके हाथ से संत गाडगे बाबा का पुस्तक विमोचन के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाजजनों के द्वारा जो सम्मान कार्यक्रम रखा गया है वो किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से समाज के लोगों को शामिल होने की अपील की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज 2 कार्यक्रम है, राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। जी मुस्कान, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल का यह दौरा है, अलग अलग तरीके से वो जिस विशाल सामाजिक महाधिवेशन में भी कह सकते हैं कि भाग लेने वाले हैं, ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसमें कई फायदे इससे मिल सकते हैं। जी निश्चित तौर पर सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिस्सा लेते हैं। अगर चुनाव के नजरिए से देखें तो समाज को कई ऐसे महत्वपूर्ण सौगात देते हुए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आते हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक समाज के कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश करते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इसी क्रम में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है तो चुनावी नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज को कई सौगात भी दे सकते हैं, जिससे समाज के जो लोग हैं, जो समाज के मुखिया है, वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई अपेक्षाएं रखते हैं। तो उनको उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ये बड़ा मौका है। जी मुस्कान। ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 मई को होने वाले लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के संबंध में सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की है। डिप्टी कमिश्नर सह जिला चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह, पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल और एसएसपी
मुखविंदर सिंह भुल्लर और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कहा कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से उपचुनाव करवाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी को आदर्श चुनाव संहिता, मतदान कर्मचारी, मतदाता पर्ची बांट, वेबकास्टिंग, परिवहन और संचार योजना और ईवीएम स्ट्रांग रूम के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल और एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि जिले में करीब 98% लाइसेंसी हथियार जमा करवा दिए गए हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की तैनाती की जानकारी देते हुए कहा कि उपचुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपयुक्त तैनाती योजना तैयार की गई है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार लोकसभा के उपचुनाव जो होने हैं जालंधर के लिए, उसमें तैयारियां की जा रही है और अब मुख्य चुनाव अधिकारी ने उसकी समीक्षा भी की है, किस तरीके की तैयारियां पाई गई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 10 मई को जो है उपचुनाव जो है जालंधर में होने हैं और उसको लेकर जो है डीसीज को है और जो लोकल एसएसपी हैं सबको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी पोलिंग बूथ हैं, करीब 1972 पोलिंग बूथ जो बताए जा रहे हैं, जहां पर जो है पुलिस की जो है पूरी व्यवस्था कर दी है कि किसी तरह से कोई शरारती अंसर जो है वहां पर जो है कोई खनन ना पा सके। तो इसको लेके जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए या पुलिस बल की बात की जाए तो सभी को जो है तैनात कर दिया गया है। एक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है मीटिंग ली गई। जो है मीटिंग में जो है ये एसएसपी जो अपना वहाँ के लोकल जो थे वो मौजूद थे, वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है जालंधर के कुलदीप सिंह चहल वो भी मौजूद थे, अन्य और भी अधिकारी जो थे उस मीटिंग में मौजूद थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ली गई। उसमें सारा जो व्यवस्था जो है वो बताई गई कि किस तरह से वहाँ पे किसी तरह की कोई खनन ना पड़े, जिस तरह से 10 मई को वोटिंग होनी है तो उसको लेके किस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो बताई गई है, क्योंकि पूरे तरीके से सुदृढ़ व्यवस्थाएं होंगी तभी ये जो चुनाव है वो बेहतर हो पाएंगे। और चुनाव आयोग का ये लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से पारदर्शी तरीके से ये चुनाव बेहतर करवाए जाए। जी बिल्कुल, पारदर्शी तरीके से जो है चुनाव कराए जाएं, इसको लेके जो है पूरी व्यवस्था जो है कर दी गई है। पोलिंग बूथ की बात की जाए तो वहां पर पुलिस बल को जो है वो तैनात कर दिया है और वहां पर उनको साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी अगर शरारती अंसर जो है अगर कोई खनन डालने की कोशिश करता तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं अगर वेपन्स की बात की जाए, जितने भी जो लाइसेंसिंग वेपन थे तो 95% जितने भी जालंधर के एरिया में जो वेपन्स थे उनको जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब वोटिंग होती है या जब कोई चुनाव नजदीक होते हैं तो पुलिस जो है ये पुलिस की प्रक्रिया होती है, जितने भी लाइसेंसिंग हथियार होते हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया जाता है। स्ट्रांग रूम जो बनाए गए हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं और ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? बिल्कुल, अगर ईवीएम की बात की जाए, जिस जगह पे जब वोटिंग होने के बाद जहां पे ईवीएम को जो रखा जाना है उस एरिया को भी जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। काफी भारी मात्रा में जो है पुलिस बल जो है वहां पर लगाया जाएगा और वहां पर जो है पूरे उन्होंने पुख्ता इंतजाम जो है लोकल प्रशासन द्वारा जो है कर लिए गए हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को लेकर एक विशेष विमान सोमवार को मुंबई पहुंचा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि छात्र गुवाहाटी से शाम करीब 4:30 बजे मुंबई के लिए रवाना हुए थे। फ्लाइट के मुंबई में शाम करीब 8:30 बजे उतरने की जानकारी मिली है।
गुवाहाटी में सुरक्षित उतरने के बाद छात्रों ने काफी राहत महसूस की और एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। शिवसेना के मणिपुर प्रमुख तोम्बी सिंह ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का छात्रों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए आभार व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि मणिपुर के इम्फाल में जिस तरीके से पूरे मणिपुर में हिंसा भड़की प्रदर्शनकारियों की वजह से, और उसके बाद वहां पर महाराष्ट्र के कई छात्र जो हैं वो फंसे हुए बताए जा रहे थे, और इन छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरजोर कोशिश की और छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया है। इसी को लेकर आपको बता दें कि कल विशेष विमान के जरिए मुंबई पहुंचे हैं तमाम छात्र जो पहले गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी से शाम करीब 4:30 बजे मुंबई के लिए रवाना हुए। वो फ्लाइट शाम करीब 8:30 बजे मुंबई में उतरी। गुवाहाटी से सुरक्षित उतरने के बाद छात्रों ने काफी राहत भी महसूस की है और एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। छात्र यहां आकर काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छात्रों से बातचीत भी की थी, क्योंकि रविवार को कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई थी। उसके बाद छात्रों से बातचीत भी हुई। फिलहाल जो छात्र है महाराष्ट्र में, जो मुंबई के छात्र थे फंसे हुए थे इम्फाल में, उनको सुरक्षित जो है वो उनकी निकासी कर ली गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले बातचीत की और अगले ही दिन छात्रों को सुनिश्चित पूरी सुरक्षित तरीके से उनकी निकासी कर ली गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए मणिपुर में फंसे छात्रों को मुंबई लाया गया। कल करीब 8:30 बजे छात्र एयर इंडिया हवाई जहाज से मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपनी तस्वीरें शेयर की, खासकर एक सामूहिक तस्वीर शेयर की जिसमें वह भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह की हिंसक वारदात हुई है वहां कर्फ्यू लगाया गया है, उसको लेकर सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। परिजन लगातार उम्मीद जता रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार इस विषय को लेकर गंभीरता ले। तौर पर ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार मणिपुर सीएम से लगातार बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से छात्रों को मुंबई लाया जाए। करीब 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वह मुंबई देर रात पहुंचे हैं और उनका मुंबई में जमकर स्वागत किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने इन बच्चों को लाने में इतनी देरी क्यों की। जी, जिस तरीके से छात्र यहां पर पहुंचे हैं सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और हालांकि छात्रों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि वहां पर इतने टाइम में कर्फ्यू में फंसे रहने के बाद अब सुरक्षित यहां पर पहुंचे हैं। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई लोग मुख्यमंत्री को पूरे तरीके से बधाइयां दे रहे हैं कि सुरक्षित निकाला गया, और कुछ लोग उनका ये भी कह रहे हैं कि क्यों इतनी देरी की गई। किस तरीके के अलग अलग प्रतिक्रियाएं? बिल्कुल, देखिए सरकार पक्ष एक विपक्ष दोनों की भूमिका अलग अलग है। सरकार पक्ष अच्छा काम करती है तो विपक्ष उसका विरोध करती है। सरकार पक्ष अच्छा काम नहीं करती है तो विपक्ष उन पर सवाल खड़ा करती है। ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही कहा था कि हवाई जहाज के जरिए मणिपुर से सभी छात्रों को मुंबई वापस लाया जाएगा, उनके वतन पहुंचाया जाएगा, और लगातार यह कोशिश जारी थी। लेकिन जिस तरह से मणिपुर के हालात लगातार बिगड़ रहे थे, उस पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर में पहले इंटरनेट सेवा बंद की गई, उसके बाद लगातार कर्फ्यू लगाया गया, कड़ाई से कर्फ्यू को पालन करने का आदेश किया गया। इसके बाद हिंसक घटनाएं कई जगहों पर देखी गई। इसमें जो है के परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर सरकार बेहद चिंतित थी। सरकार ने पहले भी ये कहा था कि सभी छात्रों को सुरक्षित मुंबई लाया जाएगा, जिसके लिए बाकायदे जो प्रोटोकॉल है, जो कायदे कानून है, उसका पालन किया जा रहा है, उसी के तहत लाया जाएगा।
हालांकि छात्रों को लाने के लिए 3 दिन की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह 3 दिन पहले भी आ सकते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो थी उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा था। उसके लिए सरकार ने खुद कहा है कि देर आए दुरुस्त है। फिलहाल विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि सरकार अगर अपनी कोशिश यही पहले करती तो शायद छात्र पहले मुंबई पहुंच जाते। फिलहाल बच्चे सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं, तो बच्चों के परिजनों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, मुंबई पहुंचने से पहले गुवाहाटी जैसे छात्र पहुंचे, अपने अपने परिजनों को वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज देना शुरू किए। इस बीच सरकार को भी धन्यवाद के नारे लगाए गए। वहीं मुंबई पहुंचने के बाद सभी छात्रों ने एयरपोर्ट के बाहर एक सामूहिक फोटो, तस्वीरें, वीडियो निकालकर लोगों को शेयर किया और बताया कि किस तरह से वह मुंबई सुरक्षित पहुंच गया। सरकार का धन्यवाद दिया। लेकिन जिस तरह से लगातार छात्रों के मन में कहीं कहीं डरे हो रहा था कि जिस तरह से हालात मणिपुर के बिगड़ रहे हैं, ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इस तरह की जो अपनी मंशा जो अपने परिजनों से व्यक्त कर रहे थे, जिसके लिए परिजन जो है लगातार सरकार को गुहार लगा रहे थे कि सरकार इस पर गंभीरता दिखाए और उन बच्चों को सही सुरक्षित मुंबई लाए। ठीक उसी तरीके से सरकार ने गंभीरता दिखाई और बच्चों को मुंबई वापस लाए। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों में तापमान में होने वाले वृद्धि संबंधी लगाए अनुमान को ध्यान में रखते हुए पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लोगों को गर्मी की लहरों से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की विशेष हिदायतों पर जारी की गई है, जिससे लोग गर्मी के मौसम के दौरान अधिक गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। जिक्रयोग है कि अगर किसी मैदानी क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक, तटवर्ती क्षेत्रों के लिए 37 डिग्री या इससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो इस स्थिति में लू कहा जाता है। ये उच्च तापमान शरीर के तापमान नियंत्रण प्रणाली को बिगाड़ता है और गर्मी से संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी की पालना करने की अपील करते हुए डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मई और जून के महीनों के दौरान लू चलने की संभावना ज्यादा होती है और इस समय के दौरान आम लोगों के साथ साथ खासकर उन लोगों को जो जोखिम की श्रेणी में आते हैं, उनको चौकस रहने की जरूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ ही समय में, अब आने वाले समय में गर्मी ज्यादा बढ़ेगी और लू चलने की संभावना है, किस तरीके की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर देखा जाए तो गर्मी अपने चरण पर आ चुकी है, जिसके चलते 40 डिग्री जो है मैदानी क्षेत्रों में होने वाला है और 33 डिग्री जो है वो तटवर्ती जो एरिया है क्षेत्र में वहां पर होगा और कहीं ना कहीं पहाड़ी एरिया जो है 30 डिग्री की जो बात है वो कही जाए। जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लगातार घर पर रहने की बात की गई है। ये कहा गया है कि सुबह के समय और शाम के समय जो है काम किया जाए, दोपहर के समय घर से बाहर निकल कहीं ना कहीं बचा जाए और अधिक जोखिम पर जो है उनकी बात भी कही है। जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं या मानसिक रोग, उनको इस गर्मी से दूर रहने की एडवाइजरी जो है वो जारी करती है। घर से बाहर निकलने जो है ठंडे मौसम में निकले तो शाम को निकले, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई है। और ये भी कहा गया है कि सीधी धूप से बचे, सिर पर तौलिया रखे, टोपी रखे या छत पर काम करें। कहीं ना कहीं हर एक मौसम की जो है बात की जा रही थी, पर जब देखा जाए तो गर्मी ज्यादा है, इसके चलते ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सभी सब्जियां जैसे तरबूज, संतरा, अंगूर, खीरा खाने का ज्यादा पानी पीने को कहा गया है कि गर्मी से बचाने के लिए ज्यादा पानी में जरूर पीना चाहिए और लस्सी की बात मिले, पानी की बात मिले, हालांकि जरूर प्रयोग करनी चाहिए क्योंकि गर्मी से बचा
कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारत चीन का जो कहा गया है कि वहाँ के समय से उन्हें जो लोग करते थे। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कड़ा प्रहार जारी रखा है। कश्मीर में जमाते इस्लामी संगठन जिसको बैन कर दिया गया है, उसके कई कार्यकर्ताओं के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कई घरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एनआईए ने चारों तरफ से इन लोगों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें भी लगातार पैरेलल को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के कई मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले एनआईए और 6 टीमों ने उजागर किए हैं। कई लोग इस समय जेलों में हैं और कई आतंकियों की प्रॉपर्टी सीज की गई है कि जमाते इस्लामी संगठन के कार्यकर्ताओं के घरों पर ताले लगा दिए गए हैं। इसी से बौखलाए आतंकी संगठनों ने अब एक नई साजिश रची है। सूत्रों के अनुसार सीमा पार से आतंकियों को निर्देश मिले हैं कि एनआईए कार्यालय और पुलिस के बड़े अफसरों को निशाना बनाए, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कई दिनों से आतंकी हमले भी हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से आतंकियों पर एनआईए का प्रहार लगातार जारी है, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार आतंकियों पर प्रहार कर रही है और साथ ही जमाते इस्लामी संगठन को बैन कर दिया गया है। उनके कई कार्यकर्ताओं के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिवाइसेस जो हैं और कई दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए हैं और इसी को लेकर कहा जाए तो आतंकियों की नींद उड़ी हुई है और यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने अब एनआईए पर जो है वो निशाना लगाने की बात की है। आतंकियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप जितने भी एनआईए के बड़े कार्यालय हैं या पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको निशाना बनाएं और इसके लिए एक अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि एनआईए और जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो सचेत रहें। जी, जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है, हालांकि ये बात सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि जो एनआईए है और साथ ही साथ पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने की जो आदेश है वो सीमा पार से मिले हैं इन आतंकियों को। बिल्कुल, देखिए सीमा पार जो आतंकी बैठे हैं खास करके आईएसआई और पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बड़े जितने आका हैं वो लगातार सीमा पार जो है पीओके का जो इलाका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर का इलाका है, वहां पर जितने भी लॉन्चिंग पैड है वहां पर आए दिन मीटिंग का दौर जो है वो चल रहा है और यही वजह है कि अब एनआईए और पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। सूत्रों की अगर माने तो साफ निर्देश दिए गए हैं पाकिस्तान की आईएसआई और पाक सेना ने आतंकियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जमाते इस्लामिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। कई डिवाइसेस जो है वो बरामद किए हैं, कई आपत्तिजनक दस्तावेज उनके घरों से बरामद हुए हैं और इसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो आतंकवाद सर उठा रहा है उसको कुचला जाए। इसको लेकर पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि एनआईए और खास करके पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। और हालांकि कहा जाए तो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं
अब आतंकियों ने राजौरी और पुंछ का रुख किया और यही वजह है कि बाटादूड़िया में जो 5 सेना के जवान शहीद हुए थे उसके बाद लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है चलाया गया है। एक आतंकी जो है वो मारा भी गया है और उसकी पहचान जो है वो हुई है कि ये आतंकी जो था ये कहीं ना कहीं डांगरी हमले में शामिल था। और कहा जाए तो त्रिनेत्र ऑपरेशन जो है सेना का वो लगातार जारी है, क्योंकि वहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर जो है या अंडरग्राउंड वर्कर जो है वो लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हर तरफ से आतंक पर प्रहार हो रहा है, चाहे वो सेना करे या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान करे या एनआईए करे या स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे। लेकिन पाकिस्तान लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से G20 का जो कार्यक्रम यहाँ पर इसी माह होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उसको बाधित करने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। और इसके लिए आतंकियों को साफ दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और कई एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते अब आतंकियों की खैर नहीं है। और जिस तरह से ऑपरेशन त्रिनेत्र भी चलाया जा रहा है और उसके तहत कई लोगों को और भी पकड़ा है, जो ऑर्गन वर्कर हैं या स्लीपर हैं, सेल हैं, उनको भी पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए तो आतंकियों के ऊपर प्रहार जो है, जिस प्रकार से जमाते इस्लामी के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान में आतंकियों और ISI के साथ साथ सेना के पेट में मरोड़ उठ रहा है। और यही वजह है कि अब उन्होंने आतंकियों को निर्देश दिए हैं कि NIA के जितने भी ऑफिसर हैं या फिर ऑफिस है और साथ ही में पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको निशाना बनाया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए और इसके लिए एक अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इम्फाल में अध्ययनरत उत्तराखंड के 15 छात्रों को वापस लाए जाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखंड को दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में इम्फाल से इन 15 छात्रों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने बताया कि इम्फाल में पुलिस की सहायता से इन सभी छात्रों से संपर्क किया गया और उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया, जिसके बाद इंडिगो एयरलाइन से विशेष वार्ता और अनुरोध करते हुए इन सभी छात्रों को सुरक्षित देहरादून उत्तराखंड लाने के क्रम में सभी छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर इनके टिकट उत्तराखंड शासन द्वारा बुक कर दिए गए हैं। संबंधित छात्रों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। 12 मई को इम्फाल से देहरादून आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट से ये सभी छात्र शाम तक देहरादून पहुंचेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, कई ऐसे छात्र हैं उत्तराखंड के जो इम्फाल में पढ़ाई करते थे मणिपुर में, लेकिन वहां पर कर्फ्यू के बाद फंस गए हैं और उन्हीं को सुरक्षित वापस निकालने के लिए लगातार CM धामी के निर्देश के बाद तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल में यहाँ पर पिछले दिनों एक विशेष समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो भड़की हिंसा थी उसमें लगातार वहाँ पर अब आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ पर जो माहौल है वो अत्यधिक खराब है। उसके चलते वहाँ पर जो अन्य राज्यों के जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से जा रहे हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो करीब 15 छात्र वहाँ लगातार फंसे हुए थे, जो लगातार जिनमें से कुछ छात्रों ने जब CM पुष्कर धामी को गुहार लगाई तो वहाँ से आने के लिए, तो उसके बाद पुष्कर धामी ने तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए उन सभी छात्रों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से यहाँ पर निर्देशित किया है और उत्तराखंड में ये सभी छात्र यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे, इसकी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर उनको लाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में जो सचिव है नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर, उसके द्वारा इम्फाल मणिपुर में पुलिस की सहायता से सभी छात्रों से संपर्क भी कर लिया गया है और उनको तत्काल यहाँ लाने के लिए इंडिगो एयरलाइन से विशेष वार्ता भी हो चुकी है। और वहीं इन सबको देहरादून सकुशल पहुँचाया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और साथ ही जो ये खर्चा है ये उत्तराखंड शासन इसको वहन करेगा, ये पुष्कर धामी के यहाँ पर की तरफ से कहा गया। पूरी तरीके से छात्रों को यहाँ पर सकुशल लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और सभी को 15 छात्र फिलहाल देहरादून पहुँचने वाले हैं, उसको लेकर के यहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही है।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अटल टनल रोहतांग स्थित लाहौल स्पीति के विभिन्न क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। हिमपात से अटल टनल रोहतांग के समीप 500 वाहन बर्फ में फंस गए हैं। इनमें से अधिकतर पर्यटक वाहन थे। इसके बाद पुलिस ने वाहनों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 300 वाहनों को निकाल लिया गया है, जबकि 200 वाहनों को निकालने का कार्य चल रहा है। भारी हिमपात के बीच पुलिस के जवान वाहनों को निकालने में डटे हुए हैं। सुरक्षा मिलते ही डीएसपी शमादत शर्मा, थाना प्रभारी मुकेश कुमार अपनी टीम के साथ अटल टनल रोहतांग पहुंचे। डीएसपी शमादत के नेतृत्व में पुलिस बचाव दल वाहन को निकालने में लगा है। गौर हो कि बर्फबारी के चलते सड़क में फिसलन हो गई थी, ऐसे में हादसों की आशंका बनी हुई थी। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि वाहन अचानक हुई बर्फबारी के चलते फंस गए थे। उन्होंने कहा कि फंसे हुए 300 वाहनों को निकाला गया है। मंगलवार को मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल अटल टनल के पास 500 से ज्यादा वाहनों के फंसे होने की संभावना है। अभी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कई वाहनों को निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल 500 वाहन जो है बर्फबारी में फंस गए थे और उसमें अधिकतर जो है पर्यटक वाहन थे और पुलिस ने जो है वाहनों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि अगर हम बताएं कि सुबह जब बर्फबारी शुरू हुई उस समय जब पर्यटक वहां पे कुछ जा रहे थे तो उस समय जो है वहां पे पुलिस की इतनी मौजूदगी नहीं थी और रोक नहीं थी उधर को जाने के लिए। तो जब पर्यटकों की गाड़ियां दूसरी तरफ गई हैं तो वहाँ पे भारी बर्फबारी के कारण जो है वो फंस गई थी। तो इस दौरान जो है पुलिस वालों को जब सूचना मिली तो रेस्क्यू दल भेजा गया और 300 वाहनों को जो है पुलिस ने सुरक्षित निकाल दिया था, जबकि 200 वाहनों को निकालने का कार्य चल रहा था। रात भर ये काम जो है पुलिस का दल, जो बचाव दल है, वो करता रहा और भारी हिमपात के बीच जो पुलिस के जवान वाहनों को निकालने में डटे हैं। अभी फिलहाल अगर हम सुबह की बात करें, फिलहाल काफी वाहनों को निकाल दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही वाहन जो है फंसे हैं और उनको भी थोड़ी देर में निकाल दिया जाएगा। और जो टीम में जो डीएसपी है क्षमादत शर्मा, थाना प्रभारी मुकेश कुमार, वो अपनी टीम के साथ बचाव दल को लेकर पहुंचे थे और बर्फबारी के कारण जो है सड़क में जो है फिसलन हो गई थी। ऐसे में आशंका थी कि हादसा भी हो सकता है। ऐसे में क्योंकि अचानक से ये बर्फबारी हुई थी और पुलिस ने पहले भी पर्यटकों को एक हिदायत जारी की थी कि जब मौसम खराब हो तो आप अटल टनल की तरफ ना जाएं, दूसरी तरफ ना जाएं, लेकिन ये माना नहीं गया। तो ऐसे में जो है, क्योंकि अगर हम पिछले दौरान की बात करें, मौसम हिमाचल में काफी खराब है। 3 दिन से रोहतांग और कोकसर में, और आज की अगर हम बात करें किलोंग में बर्फबारी का दौर जारी था और जो है जो सैलानी थे कोकसर की तरफ गए थे बर्फ देखने। तो इस दौरान जब दोपहर में हल्की बर्फबारी जब शुरू हुई तो उसके बाद जो है अटल टनल का रोहतांग का जो नॉर्थ पोर्टल है वहां पे जो है 4 बजे के करीब भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। तो इस कारण जो है जो पर्यटकों के जो वाहन है वो भी फंस गए थे। हालांकि अभी ऐसा कोई बड़ा हादसा या बड़ी वो नहीं है। पुलिस बचाव दल जो है सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल दिया गया है, वाहनों को भी निकालने का काम जारी है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग है और जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो बार बार हिदायत दे रहा है पर्यटकों को कि ऊंची जो चोटी है उस तरफ ना जाए और अपना जो अगर बहुत जरूरत ना हो तो जो एकांत की जगह है उस तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है आप फंस सकते हैं। जी टीना जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।